पीवाईक्यू कैसे जाएं, क्योंकि अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का है। तो हमने पीवाईक्यू का क्या किया है कि पीवाईक्यू का एक अलग से पार्ट डाल दिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा रेगुलर लेक्चर होगा, जैसा टाइम के और शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। ये पार्ट हम अलग से डाल दे रहे हैं, जैसे आप क्या है शेड्यूल को 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो करते रहो और कोई भी चीज रुके नहीं, इसलिए मैं इस लेक्चर को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखिए, आज हम लोग सिर्फ इसमें पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू डिस्कस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे हो गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज, किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यार मेरे दोस्त 16 × 10⁻12 है। इसका मतलब तुमसे क्या कहा जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इतनी बड़ी वैल्यू रखता है 16 × 10⁻12। ठीक है, एट ए इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन। अब इक्विलिब्रियम सिस्टम में क्या कंटेन होगा, यदि इतनी बड़ी वैल्यू है तो जरा मेरे दोस्तों जरा बताना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट की पावर n1 अपनी तरफ से मान लिया कोई पावर, और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर n2, जनरल फॉर्म ले लिया मैंने। मगर अब बताओ यदि इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज है ना, वेरी वेरी लार्ज स्केल। इसका मतलब यार रिएक्शन में प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तभी तो 10⁻12 आ पाएगा। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आई होगी तो लगभग प्रोडक्ट पूरा बन चुका होगा। तो क्या पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, सिस्टम क्या क्या कंटेन करेगा, ऑल रिएक्टेंट, तो गलत हो गया। जब इतनी बड़ी वैल्यू है तो प्रोडक्ट ऑल हो सकता है, रिएक्टेंट थोड़ी हो सकता है। मोस्टली प्रोडक्ट अच्छी बात है, मोस्टली रिएक्टेंट ये फिर गलत हो गया। सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये भी गलत हो गया। तो यार ये वाला आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू होने का मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होना, और बहुत ज्यादा होने का मतलब मोस्टली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। या केपी और केसी किसके लिए इक्वल नहीं है, ये कौन बताएगा, केपी इक्वल टू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, यही तो बताएगा। अब नहीं इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू किसमें जीरो नहीं है, बस ये चेक करना है। जब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो केपी और केसी इक्वल भी नहीं होंगे, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, है कि नहीं दोस्त। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू किसमें जीरो नहीं है, डेल्टा एनजी निकालते हैं। तो देखो टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालो, गैस के 2, रिएक्टेंट के निकालो 2, कितनी वैल्यू आई, 0, ये तो नहीं हो सकता। टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट 2, 1, 1, टोटल मोल ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट 2, यहां पर भी कितना आया मेरे दोस्त, 0, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये कुछ नहीं लिखा है ना दोस्त, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, इसको सही कर देता हूं। ये देखो यहां पर कुछ नहीं है, ऐसे रिएक्शन लिखिए, ये रिएक्शन है, ये देखिए। अब यार देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यहां पर भी क्या है, टोटल मोल 2 - 2 0, तो इन सब में तो Kp और Kc बराबर है। इसमें चेक करो, टोटल मोल गैस के 2, रिएक्टेंट के 1, वैल्यू कितनी आ रही है, +1, क्यों, क्योंकि ये तो सॉलिड है, तो 2 - 1 तो ये है। तो ऐसा आंसर जिसमें Kp और Kc बराबर ना हो वो कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the concentration of OH ion in the given reaction is decreases by 1/4, यदि OH ion का concentration 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए, the equilibrium concentration of Fe triple positive ion increases by, यदि OH ion का concentration 1/4 टाइम डिक्रीज कर दे तो पूछ रहा है Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा। तो जरा हम लोग देख लेते हैं, Kc इक्वल टू मेरे दोस्त होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं दोस्त, अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड, तो लिखा नहीं जाएगा। अब Kc इक्वल टू ये, फिर तुमने कहा कि यार इसका कंसंट्रेशन 1/4 टाइम डिक्रीज कर दिया गया है ऐसे, तो अब पूछ रहा हो कि इसका कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज किया जाए, ये बात पूछी जा रही है कि इसका नया कंसंट्रेशन कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी के भी कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या Kc चेंज होता है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है। आपको पता है Kc सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और रिएक्शन कोएफिशिएंट पे। तो Kc की वैल्यू पुरानी वाली डाल दो, ये देखो पुराना कंसंट्रेशन
इसका और इसका ये। तो यार दोस्तों जरा देख के बताओ क्या आंसर आएगा। Fe ट्रिपल पॉजिटिव ओल्ड, ये तो ये कट गया, तो जब इसको करोगे तो Fe न्यू इंटू क्या आ गया 1/4 की पावर 3। 1/4 की पावर 3 कितना होता है, आई थिंक 64 होता है। तो क्या होगा, अब आप देख के समझ ही गए होंगे कि जो नया कंसंट्रेशन Fe का आएगा वो क्या होगा, वो पुराने कंसंट्रेशन का 64 टाइम्स होगा। यदि हम Fe का कंसंट्रेशन 64 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैलेंस हो जाएगा है। तो इसका मतलब 64 टाइम्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ पाए। उनका कहना है कि यदि OH का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त 1/4 टाइम्स कर दोगे तो Fe का कितना कंसंट्रेशन बढ़ाएं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना चेंज होने पाए। तो हमने कहा देख लो यार कितना बढ़ाया जाए, 64 टाइम्स बढ़ाया जाए। और ना मानो चेक कर लो, यहां पर 64 Fe डालोगे तो 64 कैंसिल हो जाएगा, पुरानी वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चले। इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम इन ए रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2। रिएक्शन क्या है मेरे दोस्त, 2HI गिव्स H2 प्लस I2 स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ A। इसके 2 मोल से स्टार्टिंग है। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा फ्रैक्शन है। अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ HI डिसोसिएटेड। तो यार फ्रैक्शन कितना हुआ 1, मोल कितने हैं 2, मगर फ्रैक्शन कितना है 1। तो 2 1 माइनस अल्फा, क्यों, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड माइनस होता है ना, मोल से फ्रैक्शन को थोड़ी माइनस कर दोगे मेरे दोस्त। बात समझ पा रहे हो ना। तो हमने माना कि जब इसके 2 मोल थे तो फ्रैक्शन कितना था 1, क्योंकि इनिशियल में टोटल फ्रैक्शन होता है। अब उस एक फ्रैक्शन में से अल्फा फ्रैक्शन माइनस हो गया, तो ये ऐसा हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर कितने मोल है, तो बस निकाल दो, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो मेरे दोस्त कितना आ गया। अच्छा एक बात अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आप लोगों ने शायद पकड़ ली होगी, ये ध्यान दिया हो तो, क्या यहां पे जब 2 मोल ब्रेक होते हैं तो इसके 1 मोल फॉर्म होते हैं। तो जब मेरे दोस्त ये 2 अल्फा ब्रेक होगा तो ये अल्फा और अल्फा फॉर्म होगा। तो 2 अल्फा 2 अंदर गया, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो। जब इसके 2 अल्फा ब्रेक होंगे तो इसके कितने फॉर्म होंगे अल्फा। तो टोटल क्या आएगा 2 प्लस बस 2 आएगा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। बात समझ पाए कैसे किया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकल था। उसने कहा है कि 2 मोल लेते हैं और अल्फा के टर्म में बताओ, तो मेरे दोस्त अल्फा एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होगा। तो मैंने माना कि 2 मोल का एक फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि इनिशियल था तो इनिशियल वैल्यू पूरी फ्रैक्शन होगी, उसमें से अल्फा फ्रैक्शन माइनस हो गया। तो अल्फा फ्रैक्शन माइनस होगा तो अल्फा फॉर्म होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू माइनस 2 अल्फा। अब 2 अल्फा माइनस हुआ है, मगर जब 2 मोल माइनस होते हैं तो 1 फॉर्म होता है। तो 2 अल्फा माइनस होगा तो यहां अल्फा फॉर्म होगा। अब ये मोल हो चुके हैं तो ये कितने आ गए, ये आ गए। तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट, द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज इतना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यार सभी बच्चे जानते हैं ये बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सॉरी बच्चों, तो वैल्यू डाल दो। फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10 की पावर -2। बैकवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब यार वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 11 डिवाइडेड बाई, मेरे दोस्त कितनी आ गई 11 डिवाइडेड बाई 1.5, मतलब 110 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब 110 डिवाइडेड बाई 15 का मतलब हुआ इसको 3 से उड़ा दिया हम लोगों ने, इसको 2 से उड़ा दिया, 2 और 2 और ये 3, तो ये आ गया 7.3 के आसपास। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, अब गौर से समझो बच्चों क्या है। फॉर द रिएक्शन मेथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2 वाटर, डेल्टा H इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये दिखाना है ना। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है, द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लिक्विड, ये लिक्विड है,
लिक्विड आर नॉट इक्वल। वो कह रहा है यार CO2 और वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। तो देख लो CO2 कितना बनना है 1 मोल, वाटर कितना बनना है 2 मोल, तो यार सेम मोल तो बन नहीं रहे, तो इक्विलिब्रियम में इनके कंसंट्रेशन कैसे सेम हो सकते हैं, है कि नहीं भाई। जितना भी डिसोसिएट होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा उसका जस्ट डबल वाटर फॉर्म होगा, तो इक्विलिब्रियम में इनके कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट सही है और हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इक्वल टू लिखा है तो पार्शियल प्रेशर में लिखना चाहिए, Kp कंसंट्रेशन में कैसे लिख सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। अब वो गलती पूछ रहे हैं क्या, नॉट ट्रू, तो यार ये या तो यहां Kc होना चाहिए है ना, तो ये वाला गलत हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। बाकी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक हो गई। एडिशन ऑफ मेथेन एंड ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कॉज शिफ्टेड टू राइट डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही है। रिएक्टेंट मिलाओगे तो हमारा काम क्या होगा, अपोज करना। जैसे ही तुमने मेथेन का कंसंट्रेशन ज्यादा किया तो हमारा काम क्या होगा, उसको कम करना। कम करने के लिए आगे भागना पड़ेगा, तो रिएक्शन राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, फॉर द इक्विलिब्रियम MgCO3 सॉलिड, Mg सॉलिड और CO गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इज करेक्ट। यार ये सारे बच्चे जानते हैं कि सॉलिड का कंसंट्रेशन लेते नहीं है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आएगा, CO2 आएगा, ठीक है। तो ये बाकी बात तो आप जानते ही हो, आगे बढ़ जाते हैं। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को भाई ने डबल कर दिया है, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। यदि रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/4 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आधा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डबल हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। तो मेरे दोस्तों बताया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेंपरेचर एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट, ना तो ये टेंपरेचर चेंज कर रहा है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट चेंज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों चेंज होगा, वो तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 + हीट द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो पूछ रहा है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट करेगा। प्लस हीट का मतलब समझ रहा हो, हीट निकल रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहली बात तो ये समझ लो, इसमें हीट जुड़ी है, तो जुड़ी होने का मतलब क्या है, निकली होगी हीट। अब पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। मेरे दोस्त HNO3 का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्यों, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे ही अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हमारा काम क्या है, अपोज करना। तो जैसे ही तुमने अमोनिया को बढ़ाया तो हमारा काम होगा उसको कम करना। कम करने के लिए हमको कहां आना पड़ेगा, बैक डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ही हथियार है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये तो गलत हो गया। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है। मैंने बताया था कि प्रेशर डिक्रीज करना है, तो प्रेशर डिक्रीज किया तो हमारा काम क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना। अपोज करते हैं ना हम लोग, तो जैसे ही उन्होंने प्रेशर डिक्रीज किया तो हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, जिधर मोल ज्यादा हो, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मोल है और इधर 2 मोल है, तो यार ये भी गलत है। बाय डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इतना एंड इतना, यदि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। जैसे ही वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा तो हमारा काम क्या होगा, इंक्रीज करना। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का एक ही रास्ता है, इक्विलिब्रियम को पीछे ले आओ, तो ये भी आंसर गलत हो गया। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे तो हमारा काम क्या होगा, प्रेशर को कम करना। हमारा काम क्या होगा, प्रेशर को कम करना। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो हम तो अपोज करने वाले हैं ना, तो हम तो प्रेशर को कम करेंगे, और प्रेशर कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है। तो ये स्टेप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंपरेचर कम होना चाहिए, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय K2MnO4 एज पर रिएक्शन। The reaction can go to complete by removal OH ion by adding। हाँ यार, अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि KMnO4 बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये दिया है। अब वो कह रहे हैं कि रिएक्शन को यदि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो OH को हटाना पड़ेगा, और OH को हटाने के लिए क्या ऐड किया जाए। और ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी यदि OH को हटाओगे। क्यों, तुमने OH के कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो हम क्या करेंगे, अपोज। भाई OH के कंसंट्रेशन को हटा रहे हो तो इसका मतलब कम कर रहे हो, और जब आप कम कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, उल्टा काम हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा।
और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे मेरे दोस्त KMnO4 बनता चला जाएगा, है कि नहीं दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि यार OH हटाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मगर प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं OH हटाने के लिए क्या मिलाया जाएगा इनमें से। तो जरा बताओ, ये जो है HCl लिखा है, तो क्या हम HCl मिला सकते हैं? तो बच्चों ने कहा सर मिला सकते हो, टेंशन क्या है। तो मैंने कहा नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि यार ये है KMnO4। KMnO4 जो होता है वो HCl को खुद ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। हमने HCl मिलाया था इससे रिएक्शन करने के लिए, इसका कुछ पार्ट इसके ऑक्सीडेशन से हो जाएगा, तो हमें KMnO4 बनाना है, KMnO4 को थोड़ी हटाना है, तो इसलिए HCl मिलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब KOH को हटाने के लिए भाई, OH आयन को हटाने के लिए कोई बेस तो मिलाया ही नहीं जा सकता है। बेस को कैसे हटाएगा रिएक्शन से? अब मेरे दोस्त दो ऑप्शन है, ये दोनों क्या है? एसिडिक गैस है। ये दोनों मेरे दोस्त क्या है? एसिडिक गैस है। मैंने ऑक्साइड में ये बात पढ़ाई थी, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और किसी भी तरह के बेस से रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? ऑक्सो एसिड। तो यार ये दोनों हट सकते हैं, क्यों? क्योंकि OH आयन से ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे और OH आयन से रिएक्शन करके वो ये बनाएंगे ऑक्सो एसिड के आयन, है ना। ये भी रिएक्शन कर जाएगा और ये भी ऑक्सो एसिड का आयन बनाएगा, मतलब पहले ये इस तरह के ऑक्सो एसिड बनाएंगे और फिर वो पानी में ब्रेक होके। अब बताओ इनमें से कौन आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स क्वेश्चन है इसलिए काफी अच्छा है। अब बताओ यार इनमें से कौन मिलाया जाए? प्रॉब्लम ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 4 और ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, और यदि फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है तो आपने मेरे दोस्त क्या डाल रखा है? KMnO4 बना रहे हो, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये भी नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? यदि तुमने इसको लिया तो वो क्या करेगा? KMnO4 से रिएक्शन कर सकता है और KMnO4 इसको उठा के ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? +6 में। आप क्या लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कार्बन डाइऑक्साइड के फर्दर कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लास्ट पॉइंट होता है कार्बन के ऑक्सीडेशन का कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिर्फ इसको हटाएगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए बेस्ट रेजेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा जा रहा है। अच्छा नहीं दिया है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0। ये कह रहा है कि यार इसका डेल्टा H लेस देन 0 है, इसका मतलब निगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फॉरवर्ड एट। इस रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त डेल्टा H निगेटिव है तो प्रेशर कम रखो, टेम्परेचर क्या रखो? लो रखो। तो पहले देख लेते हैं, वो कह रहे हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर। ये वाली बात तो सही है, जरा इसको चेक कर ले। लो प्रेशर, जैसे ही तुम प्रेशर को लो करोगे तो हम लोग क्या करते हैं? अपोज। उन्होंने कहा प्रेशर लो करो, हम कहेंगे हाई करेंगे। अब हाई करने के लिए किधर जाना चाहिए? हाई करने के लिए हमें इधर जाना चाहिए जिधर मोल ज्यादा हो। इधर 5 मोल है गैस के और इधर 2 मोल है। तो यार जैसे ही तुम प्रेशर लो करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फॉरवर्ड थोड़ी आएगा, तो ये बात तो गलत हो गई। हाई टेम्परेचर तो हम इसलिए नहीं ले सकते कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे? जैसे ही तुमने प्रेशर हाई किया तो हम क्या करेंगे? लो। क्यों? क्योंकि हमारा काम अपोज करना है। उसने जैसे ही प्रेशर हाई किया तो हम प्रेशर को लो करने की कोशिश करेंगे। अब प्रेशर लो करने के लिए किधर जाना पड़ेगा? जिधर मोल कम हो, और मोल किधर कम है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर क्या है? लो। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The equilibrium constant for the reaction A2 reversible 2A at 500 Kelvin and 700 Kelvin is this. The reaction is, तो देखो यार टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। ध्यान है सभी बच्चों को? ये देखो R 1/T1 माइनस 1/T2। ये देखो मेरे दोस्त, अब K1 K2 की वैल्यू डाल दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन। 700 केल्विन पर इसकी वैल्यू ये है और 500 केल्विन पर इसकी वैल्यू ये है, ऐसे। और डेल्टा H हमारा ये आ गया।
देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू कुछ भी डाल दो, जूल में आंसर निकालना है तो आर की वैल्यू 8.314 डाल दो। टेम्परेचर आपको दिया है, T1 500 दिया है और T2 700 दिया है। ये अब डेल्टा एच निकल आएगा तो डेल्टा एच से पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसी है। ठीक है, एंडो है एक्सो है। अब बिना डेल्टा एच निकाले भी हम बता सकते थे। कैसे? देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। जब 500 डिग्री टेम्परेचर था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 × 10⁻⁻10 था। जब तुमने टेम्परेचर 700 कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1 × 10⁻⁵ हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है तो यार ये एंडोथर्मिक हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस बढ़ रहा है तो ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई है। अब फास्ट और स्लो का मामला है, तो वैसे फास्ट और स्लो का मामला है तो जरा देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बढ़ा है? 10⁻⁻5 10⁻10 से 10⁻5 बढ़ गया, मतलब 1,00,000 गुना बढ़ गया। तो वैसे रिएक्शन भी बहुत फास्ट हुई है ना। मगर मेन डेल्टा एच के बेसिस पे काउंट करना है तो हम लोगों ने निकाल दिया है क्या? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, Which one of the following information can be obtained on the basis of Le-Chatelier principle? अब यार इस प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड नहीं, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी का कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मिलता है नहीं, वो तो कांस्टेंट ही होता है। शिफ्टिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ये है यदि किसी चीज की वैल्यू चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है। द रिएक्शन क्वाइटिएंट Q फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, द रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड। तो यार ये तो सब बच्चे जानते हैं, Q की वैल्यू ये है। अब वो पूछ रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है। QC की तमन्ना होती है कि KC उसे मिल जाए, QC की तमन्ना होती है कि KC उसे मिल जाए, तो उसको KC को पकड़ना है। इसका मतलब QC कम होना चाहिए और KC ज्यादा होना चाहिए। क्यों? यदि KC ज्यादा है तो KC को पकड़ने के लिए वो आगे की ओर भागेगा ना। QC की तमन्ना है कि KC उसे मिल जाए, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था क्या? QC की तमन्ना है कि KC उसे मिल जाए। अब QC कम होगा तभी तो आगे जाके KC को पकड़ेगा, है कि नहीं? फॉरवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन पूछ रहे हैं ना, तो QC जो है वो KC से कम होना चाहिए। तो ये आंसर है, QC जो है वो KC से कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बहुत टफ है, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही लोग दे पाओगे, ठीक है? इसलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका काम क्या है? इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें। ध्यान रखिए ये लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ PYQ जो बचे हुए थे उनका डिस्कशन है। आज इसके साथ एक और लेक्चर होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो फर्स्ट, उसको भी देखेंगे आप, इसको भी देखेंगे। ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, मैंने साथ में डाल दिया, नहीं तो ये छूट जाते और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस कम हो, इसलिए मैंने इसको अलग से बना के भी डाला है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लासों में, तब तक के लिए खुश रहें और मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।